नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ छोड़ा था, एविडेंस एक्ट हमने इसमें देखा था महिलाओं के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। तीसरा एक्ट हमने कर लिया था। पहला हमने संविधान के बारे में पढ़ा कि संविधान, भारत का संविधान महिलाओं के संबंध में कौन से प्रावधान करता है, वहाँ हमने देखा। उसके बाद हमने आईपीसी देखा 1860 का, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 हमने देखा, जिसमें महिलाओं के संबंध में क्या क्या बात की गई। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और कौन कौन से कानून हैं जो महिला अधिकारों पर, महिलाओं के मुद्दों पर बात करते हैं, महिलाओं के संबंध में होने वाले अपराधों पर बात करते हैं, उन पे हम आगे चलते हैं। इसी सिलेबस में अपन आगे देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 1961। तो अगला अधिनियम जो आपको, अगला कानून जो आपको पढ़ना है वो है दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम 1961। ठीक है, अब ये आज़ादी के बाद का, थोड़ा ध्यान रखना। दहेज निषेध अधिनियम, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। डोरी मतलब दहेज, दहेज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डोरी बोलते हैं। ठीक है, तो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। वर्ष याद रखोगे, मिलान करने वाले सवाल पूछे जाने की संभावनाएं मुझे लग रही है, तो आप सभी कानूनों के वर्ष याद रखेंगे। तो दहेज निषेध अधिनियम कब आया? 1961 में आया। इसमें संशोधन भी हो रखा है। कब कब हुआ संशोधन इसके अंदर, थोड़ा सा याद रखेंगे। 1984 और 1986। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961, मूल रूप से एक वर्ष याद कर लो, ये चाहो तो ये ऑप्शनल है, मत रखो याद। मैं तो कहूँ कि आप मूल वर्ष याद रखो कि दहेज निषेध अधिनियम जो है, दहेज प्रथा समाज में जो कुप्रथा प्रचलित है, इसके खिलाफ जो कानून, इसकी रोकथाम के लिए जो कानून आया वो किस वर्ष आया? 1961 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया। तो सबसे पहले तो आपको वही चीज़ एज यूजुअल हमें शाश्वत सत्य मानकर जो सार्वभौमिक काम हमारा बनता है वो है कि चैप्टर का जिस भी टॉपिक को पढ़े उसका शीर्षक हमें थोड़ा समझ में आना चाहिए, और यहाँ आपको ये शीर्षक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शब्द को देखने पर आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा, दहेज है, कुछ नहीं निकल रहा आपसे, कोई बात नहीं। सामान्य प्रचलित अर्थ क्या होता है दहेज, आप अच्छी तरीके से जानते हो। शादी के समय, शादी विवाह में, शादी से पहले भी हो सकता है, सगाई वगैरह करते हैं तब शादी में कितना दहेज दिया जाएगा, इसकी डिमांड हम जनरली सुनते आए हैं। समाज में ये एक कुप्रथा है, नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, कड़वी सच्चाइयाँ हैं समाज की, ये है। ठीक है, लड़की का पिता लड़के वालों को कुछ मूल्यवान संपत्ति, कुछ नकद केस, टीके के पैसे जो आप सुनते हैं वो, और या फिर कोई दहेज में कार देने का, या बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी संपत्ति, इतना भी कितने प्लॉट देने का, कितने फ्लैट देने का, है ना, इस तरह का कोई पेशकश की जाती है, या तो दिया जाता है या फिर उधर से मांग की जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाती है? दहेज कहलाती है। ठीक है, पर ये तो दहेज की परिभाषा हो गई, मैं इसको लिखाऊंगा अभी आपको, ये भी आएगी एग्जाम में। पर यहाँ एक कन्फ्यूजन जो है, एक भ्रांति समाज में इसके साथ साथ में और फैल दी गई। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो पुराने ज़माने के लोगों ने जो सिस्टम लागू किया वो उस काल परिस्थिति के हिसाब से गलत नहीं था। मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके सिलेबस से थोड़ी अलग है, पर उस बात को आपको समझना चाहिए। मैं दहेज प्रथा का विरोधी हूँ, हमेशा रहूँगा। कोई भी व्यक्ति दहेज प्रथा का पक्षधर नहीं हो सकता, लेकिन हम जब इतिहास में जा कर के देखें और दहेज प्रथा शुरू कैसे हुई, जिसको हमने आज हमारा समाज इसको एक कुत्सित रूप में ले आया है, इसका कितना इसको तोड़ मरोड़ करके आज हमारे समाज में इस प्रथा को लाया गया है। एक्चुअल में दहेज प्रथा थी नहीं,
स्त्रीधन नाम से प्रथा थी। प्राचीन सोर्सों में आप जाएंगे, प्राचीन स्रोतों को आप पढ़ेंगे, ठीक है, मिताक्षरा, दया भागा संहिता जब आप पढ़ेंगे जिसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिलाओं के मुद्दों पर बात की गई, तो वहाँ दहेज की प्रमुखता ना होकर के स्त्री धन की प्रमुखता है। थोड़ा आपको समझना होगा, ठीक है। सिलेबस की बातें तो करते रहेंगे पर थोड़ा अपने को चीज़ों को भी, कई बार समाज की सच्चाइयों को भी समझना जरूरी है। प्राचीन काल में दहेज पर जोर नहीं, स्त्री धन की बात होती है। और स्त्री धन क्या होता है? स्त्री का धन, सिंपल सी बात है। स्त्री प्लस धन का मतलब क्या होता है? संपत्ति, रुपए पैसे, उसके पास जो भी है रकम है, उसके गहने वगैरह, उसके पास अगर उसके नाम प्लॉट है तो वो जमीन। स्त्री का धन, स्त्री की संपत्ति, महिला की संपत्ति क्या कहलाती है? स्त्री धन कहलाती है, ठीक है। हमारे जो बुजुर्ग थे, पुराने लोग जो थे, वो अपनी बेटी के विवाह के समय उसे कुछ उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें देते थे, जैसे उसका संदूक जिसमें वो अपने श्रृंगार के आइटम रखती है, ठीक है, संदूक, उसमें उसके गहने भी होते हैं, ठीक है, उसके लिए, उसके कपड़े रखने के लिए उसके लिए अलमीरा, जिसे हम अलमारी कहते हैं, पलंग, उसका जो भी उसकी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उसको उसके साथ दी जाती थी। वो क्यों उस समय प्रचलन क्यों था? देखो आज के समय तो क्या है कि शादियाँ नज़दीक नज़दीक लोग कर लेते हैं, पुराने समय में हो सकता है कि दूर हो और आज की तरह इंटरनेट का ज़माना नहीं था, पता नहीं कैसा व्यक्ति उसको मिलेगा, क्योंकि पहले के ज़माने में लड़का लड़की एक दूसरे को शादी से पहले नहीं देखते थे। आज दौर अलग है, उस समय पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा उसको, उसका जीवन यापन कराने योग्य वो होगा कि नहीं होगा, कमाने वाला होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा एक अपने उसके पिता को थोड़ी सी आशंकाएं रहती थी। तो वो अपनी लड़की का भविष्य जहाँ तक उसकी कोशिश हो सुरक्षित रहे, थोड़ा सा उसको सहयोग हो उन चीज़ों से, तो वो कुछ चीज़ें अपनी बेटी के साथ देता था, ताकि वो अगले घर में, पता नहीं वहाँ व्यवस्थाएं कैसी है, वो उन मिनिमम व्यवस्थाओं से अपना गुजारा, थोड़ी सी आरामदायक जिंदगी जी। ये ऐसा एक मकसद से पिता अपनी बेटी को स्त्री धन, जो उपहार स्वरूप चीजें होती थी, वो देता था। लेकिन ये बढ़ता 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 आज क्या हो गया? डिमांड के रूप में आने लगा। ये सब पहले क्या करता था? पिता अपनी स्वेच्छा से अपनी पुत्री को देता था, ठीक है। फिर ये जो धारणा बनी, ये इसका आज का जो बिगड़ा हुआ रूप कहें जिसे हम, वो क्या है? वो दहेज है। यानी दहेज में द है ना, इसको डी से याद करो आप, ये डिमांड है। जब तक इस स्त्री धन की डिमांड नहीं है तब तक ये ठीक है। जब तक उस स्त्री धन में अगले व्यक्ति ससुराल पक्ष वालों से कोई मांग नहीं रखी जाती थी, तब तक इसमें कोई बुराई नहीं थी। भाई अपना एक पिता अपनी बेटी को कोई गिफ्ट देता है, भाई बर्थडे पर भी आप गिफ्ट देते हो ना, हम सुनते हैं कई बार पिताजी अपने छोटे बच्चे को बर्थडे पर साइकिल देते हैं, तो क्यों ना एक पिता अपनी बेटी को उसके विवाह पर कुछ गिफ्ट दे? वो गहना हो सकता है, वो अलमारी हो सकती है, वो चारपाई हो सकती है, वो पलंग हो सकता है, वो संदूक हो सकता है। उसके और भी तो रिश्तेदार है, उसकी माता उसको कुछ दे सकती है, उसका भाई उसको कुछ गिफ्ट दे सकता है, उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके परिवार के दूसरे लोग भी तो उसको उपहार दे सकते हैं, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के जा रही है, शादी का समारोह है। बर्थडे पर गिफ्ट दे तो दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से वो पुराने समय में लोग अपनी बेटी को स्त्री धन देते थे, कुछ उपहार देते थे। लेकिन इस उपहार की, इस स्त्री धन की समय के साथ क्या हुई? आधुनिक दौर में आते आते इसकी डिमांड होने लगी, अगले व्यक्ति के द्वारा मांगा जाने लगा कि तुम मुझे इतना 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 स्त्री धन, जो आज बिगड़ा हुआ दहेज है, इतना 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 चीजें दोगे तभी मैं तुम्हारी लड़की से मेरे लड़के का रिश्ता करूंगा। या कोई बिचौलिया जो होता है वो ऐसी डील करवाता है, ठीक है। तो ये जो बिगड़ा हुआ रूप है, ये दहेज कहलाया। इसके मूल रूप में दहेज क्या था? स्त्री धन था, जो एक स्वच्छ परंपरा थी, उसमें कुछ बुराई नहीं थी, ठीक है। अब आप कहोगे कि बुराई तो है, उसका पिता को इतना देना पड़ रहा है, वो इसकी इच्छा से था, स्वेच्छा से था, और उसके पीछे भी एक लॉजिक है जो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा।
शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे उस लॉजिक को। इसको आज के टाइम के साथ भी आप कर सकते हो, आज भी समाज बदला नहीं है, उसी लॉजिक से चल रहा है, ठीक है। हालांकि आज की तारीख में कानून जो है वो स्त्रियों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार देता है, लेकिन हिंदू कानून जो है, हिंदू परंपराएं स्त्रियों को, लड़कियों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं देती थी प्राचीन समय में, ठीक है। पुराने समय में अगर किसी पिता के, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं, 10 बीघा जमीन है, ठीक है, उसका एक बेटा है और एक बेटी। किसी पिता के 10 बीघा जमीन है, उसके एक बेटा है, एक बेटी है। पुराने समय की बात कर रहा हूं। बेटी कहां चली जाएगी? ससुराल। प्रकृति का नियम क्या है? बेटा बेटी बराबर है, पिता के लिए दोनों में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इसका मतलब नेचुरल देखें तो इस जमीन के, पिताजी की जमीन पर इन दोनों का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साधारण सी बात है, बेटा बेटी समान है तो इन पर, इस जमीन पर बेटी का भी उतना ही अधिकार है, उसी पिता की संतान है, उसी मां की कोख से उसने जन्म लिया है, तो साधारण सी बात है इस बेटी को भी इस बेटे के समान, दोनों बहन भाइयों का अपने पिता की, अपने माता पिता की जमीन पर, उनकी संपत्ति पर उनका बराबर बराबर अधिकार होना चाहिए। उस बेटी को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि उसने उस घर में जन्म लिया है। कहने का मतलब अगर आइडियल रूप से चले तो इस जमीन के 5-5 बीघा के 2 टुकड़े होने चाहिए, बेटा बेटी समान। लेकिन अपनी जोतों को, मतलब खेत को बोने की जमीन को कहीं छोटी ना हो जाए, इसलिए इस खेत को वो इस 5 बीघा हिस्सा बेटी को नहीं देते। अभी भी हमारे समाज में हम देखते हैं कि हमारी जो बहनें होती है, हमारी बुआ जी होती है, उनका हमारी जमीनों में हिस्सा नहीं होता है, उनका हिस्सा उनके ससुराल में होता है, हमारी जमीनों में नहीं होता। लगभग ऐसा ही है। हालांकि कानून अलाउ करता है, वो चाहे तो हिस्सा ले सकती है अपने पिता की संपत्ति में, लेकिन पुराने समय में तो ऐसा कानूनी रूप से भी नहीं था, ठीक है। तो ये पिता जो है इस बेटी को 5 बीघा, या तो क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि 5-5 बीघा उसको दे दो, ठीक है। अब ये जमीन कितनी हो जाएगी? 5 बीघा, 5 बीघा बेटे की, 5 बीघा बेटे की, 5 बीघा बेटी की, ठीक है। सही कानून, बिल्कुल सही स्थिति तो ये कहती है। लेकिन वो क्या करते थे, क्योंकि उनको खेती करनी होती थी तो वो नहीं चाहते थे कि जमीन के विभाजन हो, जमीन की जोत जो होती है वो छोटी हो, तो वो क्या करते थे, ये जमीन तो 10 बीघा इस बेटे के नाम ही रही, क्योंकि बेटे को तो इसी गांव में रहनी है, बेटी को जाना है दूसरे गांव, ससुराल जाना है, तो इस 5 बीघा जमीन की, इस 5 बीघा जमीन जो बची आपके पास, उसकी एवज में वो पिता अपनी बेटी को स्त्री धन के रूप में कुछ चीजें देता था, और उसका बेटा, उसका जो लड़का होता था, ये भाई अपनी बहन का बाकी ताउम्र उसके, जब भी उसके घर में मांगलिक कार्यक्रम होते थे वो उपस्थित होकर के भात भरता था, जिसे आप आज हम देखते हैं मायरा होता है, जामना होता है, जब बेटी के लड़का होता है तो दसोटन पर जाते हैं, ठीक है। जब उसके बच्चों का विवाह होता है तो मायरा भात जिसको कहते हैं वो भरा जाता है। तो भाई जिंदगी भर उस जमीन का हिस्सा जो बहन छोड़ के गई घर पे, उस हिस्से से, क्योंकि वो हर महीने उससे फसल तो उत्पन्न होती है ना, उसके हिस्से से वो पैसा तो कमा रहा है, कुछ ना कुछ तो उसके हिस्से का उसमें मिल रहा है, तो कभी भी ये भाई जिंदगी भर उसको जो है अपनी बहन को उसके हिस्से की राशि अदा करता रहता है। तो इसको कोई एहसान मत मानिएगा कभी भी, जब बहन बेटी को घर वाले कुछ देते हैं, उसके लिए मायरा भरते हैं, उसके लिए भात भरते हैं, ठीक है, हर उसके ससुराल भर मांगलिक कार्यक्रम पर उपस्थित होकर के अपना फर्ज अदा करते हैं, तो ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है, ये उस बेटी का अपने पिता की जमीन का हिस्सा है, जिसे वो एक बार में ना लेकर के भारतीय समाज में वो समय के साथ अनंत समय तक उसके और उसके भाई के रिश्तों में पवित्रता बनी रहती है। वो भाई एक साथ उस जमीन का हिस्सा अपनी बहन को ना दे करके उस हिस्से का कर्ज जो है, उस हिस्से का जो फर्ज उस भाई का बनता है, वो उसको समय के साथ में उसको अदा करता रहता है। तो ये एक सिस्टम था, अच्छा सिस्टम था, लेकिन समाज के लालची और लोभी लोगों ने
इसको गंदा बना दिया। ठीक है, वही एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं। इस पिताजी के वही 10 बीघा जमीन है, बेटी का विवाह किया, ससुराल वालों ने कहा कि हमें तो जमीन तो मांगते नहीं है। अब 10 बीघा जमीन की मान लो कीमत कितनी है, 20 लाख रुपए में। अब ये लोग 12 लाख की कार मांग रहे हैं। अरे उसके पास उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है, लेकिन उसकी हैसियत से ज्यादा ये लोग डिमांड कर देते हैं। और पिता कई ऐसी मुसीबतों में, कई ऐसी चीजों में फंसा होता है कि वो अंततः उसको अपना कर्तव्य समझ लेता है कि मुझे दहेज देना ही पड़ेगा। एक तो ये सिस्टम कुछ गलत हुआ इन लालची लोगों की वजह से। एक क्या हो गई, कंपटीशन का दौर आ गया। ठीक है, प्रतियोगिताएं होने लगी मोहल्ले में, अपने गांव बस्ती में, अपने समकक्ष लोगों से। पिताओं ने प्रतियोगिताएं करना शुरू कर दिया कि पड़ोसी ने अपनी बेटी की शादी में जो खर्चा किया, जो दहेज दिया, वैसा मैं उससे कम तो किसी हालत में ना करूं, अब चाहे उस पिता की उतनी हैसियत रहे या ना रहे। तो दोनों ओर से गलतियां हुई। समाज के लालची और लोभी लोगों ने पैसे मांगना शुरू किया, और पिता जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, खुद को प्रतियोगी दिखाने में, किसी से कम नहीं दिखाने की प्रयास में हद से बढ़कर खर्चा करते। अगर नहीं कर पाते तो वो अपनी शान और शौकत में कमी समझते हैं। तो इस तरीके से ये कुत्सित रूप स्त्री धन का जो है दहेज के रूप में आज हमारे सामने विकराल रूप लेकर के खड़ा है। अगर किसी लड़की के पिता के पास पैसा है तब वो अपनी बेटी को गिफ्ट दे, उपहार दे, कोई दिक्कत नहीं। दहेज खराब कब हो जाता है, जब वो उसकी हैसियत से बाहर जाकर के देता है। ये तो बात हो गई समाज की, सामाजिक परिदृश्य में मैंने आपको बताया कि दहेज की संकल्पना एक दौर में बुरी नहीं थी, बहुत ही लॉजिकल सिस्टम था। मैं इस सिस्टम को साबित कर सकता हूं कि ये स्त्री धन के रूप में उस समय व्याप्त था, और एक बहुत ही सोची और समझी हुई चीज के तहत बहुत ही दिमाग लगा करके एक पवित्र रिश्ते की तरह इसको बनाया गया था, बुरा नहीं था। लेकिन समाज में बदलते दौर ने इसको गलत रूप में ले लिया गया, डिमांड के रूप में बढ़ने लगा, और अंततः आज दहेज के रूप में हमारे सामने। अब कानून क्या बात करता है, हमको तो उससे मतलब है, एग्जाम में तो वही आएगा। तो ये समझ आपकी विकसित हुई कि दहेज और स्त्रीधन क्या है। ठीक है, दहेज अगर मैं कहूं कि स्वेच्छा से दिया जा रहा है तो वो स्त्रीधन है, और दहेज में, स्त्रीधन में कहीं पर भी सौदेबाजी है, कहीं पर भी डिमांड है, कहीं पर भी है, वो हैसियत से बाहर जाकर के दिया जा रहा है, तो वो क्या है, वो दहेज। स्त्रीधन पवित्र रूप है, अच्छा है, दहेज बुरा रूप। ठीक है, अब इसको थोड़ा कानूनी बात में समझ लेते हैं। दहेज की परिभाषा क्या होती है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि दहेज अधिनियम ही उसी पर है, तो दहेज होता क्या है। तो याद रखेंगे, शादी से पूर्व, शादी के समय या शादी के बाद। मैं आपको एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वही बता दूं ताकि गलती ना हो कोई आपसे। ठीक है, तो शादी से पूर्व, शादी के समय या शादी के बाद, मतलब कि जब सगाई होती है, बातचीत चलती है रिश्ते की, वो तो पूर्व हो गया, शादी के समय और शादी के बाद। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, सुरक्षा, ठीक है, या उसे देने का वादा, या उसे देने का वादा। बहुत खतरनाक लग रही होगी आपको ये डेफिनेशन की, क्या क्या लिखा दिया, साधारण सी बात है, उसको कितना खतरनाक शब्दों में पिरोया गया है। ठीक है, पर आपको थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, रट्टा मारना नहीं है, एमसीक्यू आएंगे तो बड़ा आसान होगा। अब समझते हैं। ठीक है, शादी के समय, भाई सीधी सी बात है, शादी के समय, शादी से पहले या शादी के बाद,
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, मतलब ऐसी चीज जो जिसकी कीमत ज्यादा हो, जो एक संपत्ति के रूप में हो, उसे आप दहेज कहेंगे। या फिर उसे देने का वादा कि मैं आपको जब बेटी का पिता कहेगा कि मेरी बेटी आपके घर पे जाएगी तो शादी के इतने दिन बाद मैं आपको वो प्लॉट आपके नाम कर दूंगा, ठीक है। या कहेगा कि मैं आपको इनोवा कार दूंगा, या आपको वो कहेगा कि मैं आपको स्कॉर्पियो कार दूंगा, या दूसरी कोई डिमांड जो बहुमूल्य हो, जो कीमत उसकी ज्यादा हो, उस डिमांड को उसको देने का, या तो दे दे या देने का वादा कर दे, ये क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे। अब इन्होंने दहेज और स्त्री धन में कुछ अंतर बताया, ये आपको समझ लेना। ठीक है, अब यहां थोड़ा आपको समझना है, जो एक भ्रांति समाज में फैली हुई है। समाज में आजकल क्या स्थिति है, देखो आजकल कई लोग है ना, बड़े मतलब होता है ना, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसके नाम से नफरत हो जाती है लोगों को, ठीक है। उसका नेचर नहीं देखते, या फिर उसकी डेफिनेशन को समझे बिना ही हर उसके नाम पर नफरत शुरू हो जाती है ना। आप जानते हैं इन चीजों को। शादी के समय कुछ भी दे दे पिता की तरफ से, उसको हर एक चीज को दहेज माना गया। लड़की अलमीरा लेकर के आई बहू ससुराल में, दहेज मान लिया। अपनी जो संदूक लेकर के आई छोटे मोटे, उसमें अपनी उसकी जो होती है सामान उसके श्रृंगार का, दहेज मान लिया। उसका पलंग लेकर के आई, दहेज मान लिया। बाल संवारने के लिए जो होता ना, एक मेज बोलते हैं, कांच का सिस्टम, वो लेकर के आई, दहेज मान लिया। अरे वो गिफ्ट भी हो सकते हैं, तो वो सब दहेज नहीं है। दहेज की परिभाषा मैंने आपको बताई है, वो स्त्री धन है, वो उपहार है। और स्त्री धन और उपहार लीगल है, वो दहेज नहीं है। कुछ तो भाई सीधी सी बात है, शादी संस्कारों में से एक बहुत बड़ा ओकेजन है, तो उसके जो घर वाले हैं वो उसको कुछ गिफ्ट तो देंगे, तो हर गिफ्ट को आप दहेज नहीं मान सकते। दहेज थोड़ा नेगेटिव है, उसमें डिमांड होती है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आपको अंतर लिखवा रहा हूं कि दहेज क्या है और स्त्री धन क्या है। दहेज ये तो इलीगल है ही, याद रखिएगा, इलीगल है, ठीक है, गलत है। लेकिन स्त्री धन क्या है, ठीक है, इसमें लिखो, पूछा जा सकता है ये शादी के वक्त, शादी, अब देखो इसमें पहले नहीं है, शादी के वक्त जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं वे स्त्री धन कहलाते हैं। आगे और लिखा हुआ है इसमें, इसके अलावा लड़के और लड़की को कॉमन उपयोग, मतलब एक साथ उपयोग, दोनों उसका यूज कर सकते हैं। कॉमन उपयोग के सामान जैसे फर्नीचर, टीवी आदि भी स्त्री धन में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुई स्त्री धन, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं, ये इलीगल है। ये क्या है भाई, दहेज निषेध है ना, उपहार निषेध थोड़ी है, स्त्री धन निषेध थोड़ी है। तो याद रखिएगा, अब जब भी कभी समाज में कोई नया नया सीख करके आए और डायलॉगबाजी करें कि आपने तो दहेज ले लिया, इसने वो ले लिया, अरे ये दहेज नहीं है। लड़की का पिता उसको, उसका चाचा, उसका ताऊ उसको मान लो खुश होकर के उसको उसके कुछ करवा रहा है, उसके कुछ सोने की एक अंगूठी पहना दी, उसको एक सोने की चेन पहना दी, उसको एक हार पहना दिया,
उसके चाचा ने, उसके ताऊ ने, उसके बड़े भाई ने, उसके पिता ने, उसकी माता ने। भाई बर्थडे पर भी बच्चे को गिफ्ट देते हैं ना माता पिता, तो उसकी शादी पर गिफ्ट दे रहे हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है। लेकिन इसकी डिमांड करना वो गलत हो जाता है। अगर लड़के वाला कहे कि आप लड़की को इतने तोला गहना दोगे तभी शादी करूंगा, ये रॉन्ग है। ये खुशी खुशी अगर उपहार देता है तो गलत नहीं है। इस माइनर लाइन को समझना होगा। लेकिन ये लाइन जब भी टूटती है, अगर इन चीजों की डिमांड हो जाए तब ये हो जाएगी दहेज। ठीक है, फर्नीचर, घर में एलईडी टीवी दिया, क्या वो दहेज है? नहीं है। स्कूटी दे दी लड़की को चलाने के लिए, अरे ऐसे भी स्कूटी दे सकता है ना पिता गिफ्ट में, जब उसका बर्थडे होता है तब। शादी पर यदि कौन सी बड़ी बात हुई। लेकिन अगर वो डिमांड करता तब दहेज। खुशी खुशी दे दी, दहेज नहीं है। तो ये जो रटी रटाई परंपरा है, मैं चाहता हूं कि आप उसमें, हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जब आपकी कभी शादी हो, ठीक है, तो आप ये मांगने लग, ये कहो कि मैं तो मांगा ही नहीं, मेरे को इतना दे दिया। अगले की हैसियत के हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, अगर वो उतना आपके उसकी उतनी हैसियत नहीं है, फिर भी वो बहुत ज्यादा देने का प्रयास कर रहा है, तो उसको रोकिए कि नहीं, रहने दीजिए। ये ऐसी वस्तुएं जो अनावश्यक है, जो आपके पास ऑलरेडी है और वो फिर से वो दे रहा है लड़की का पिता, तो वो मना कर दीजिए कि नहीं जरूरत है। आपके घर में 2 एलईडी लगी हुई है, फिर भी आपके दहेज में, सॉरी दहेज क्या, दहेज तो बार बार नाम में रहते हैं, स्त्री धन में एलईडी आ रही है, तो उनको मना करें कि ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज ना करें। आपके घर में पहले से 4 स्कूटी है या मोटरसाइकिल है, एक और आ रही है, क्या करोगे उसको? क्यों अगले के खर्चा करवाने? ऐसा हमारे को समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हर चीज दहेज नहीं होती, दहेज का अंतर मैंने आपको बताया। लेकिन ये जब डिमांड में बदल जाता है या अगले की हैसियत नहीं है फिर भी उससे करवाया जाता है, तब वो दहेज बनेगा। ये याद रखिएगा। तो एग्जाम में आपसे सवाल, अब सवालों पर आते हैं, ये बातें बहुत हो गई। एग्जाम में जब आपसे सवाल पूछे जाए तो याद रखिएगा, स्त्री धन जो है वो दहेज निषेध अधिनियम के तहत प्रतिबंधित नहीं है। ये क्या है? लीगल है, अलाउ है, और ये जो है इलीगल है। ठीक है, इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, कभी भी शादी के समय अगर दहेज, उसको बार वही दहेज ना मारा मेरे को, जब भी कुछ दिया जाता है शादी के समय, कोई उसको कार दे दे, ठीक है, उसको कितना ही तोले का सोने के गहने या जेवर बना दे, कोई पुलिस वाला आकर के गिरफ्तार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें उस समय जो है सब शादी की खुशी में यही होता है कि उपहार में दिया है, स्त्री धन में दिया है, वो फटाफट से उसको, क्योंकि सब उस समय खुश होते हैं, उस समय नई नई शादी होती है, लोग खुश होते हैं, वो उसको स्त्री धन में गिनते हैं। लेकिन जब बात बिगड़ती है, चाहे वो इसके दहेज की वजह से बिगड़ो, चाहे किसी और वजह से बिगड़ो, तब जाकर वो दहेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा आप याद रखो। तो इस चैप्टर से सवाल क्या पूछेगा कि क्या स्त्री धन जो है, या फिर क्या नाम, सेंटेंस देख के पूछेगा सत्य असत्य कथन। तो शादी के समय लड़की को दिए जाने वाले उपहार जैसे गहने, फर्नीचर, टीवी आदि, क्या दहेज होते हैं? दंडनीय अपराध है? नहीं। ये क्या है? स्त्री धन। उपहार जब भी आ जाए ना, ये क्या है? गिफ्ट है। और गिफ्ट जो है वो तो कभी भी लड़की के दोस्त, लड़की के माता, उसके पिताजी, उसके चाचा, ताई, ताऊ दे सकते, कोई बनाई नहीं है। तो उपहार जब भी आ जाए और स्त्री धन आ जाए तो ये नहीं है। दहेज तो अलग ही है। दहेज क्या है? विवाह के पूर्व। अब देखो, इसमें पूर्व नहीं, ध्यान रखना, ये विवाह के वक्त है। उसमें 3 कंडीशन थी। विवाह के पहले भी हो सकता है दहेज की बात, विवाह के समय भी हो सकती है, विवाह के बाद भी दहेज के लिए परेशान किया जाता है। तो ये वाला जो है ना स्त्री धन, इसमें ध्यान रखना शादी के वक्त है। तो जो उपहार उसको दिए जाते हैं वो स्त्री धन होते हैं, ये दहेज में नहीं आती। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। रटी रटाई बातें, क्योंकि समाज ने टेंडेंसी बना ली कि जो भी शादी के वक्त लड़की लेकर के आएगी, ठीक है, चाहे वो चप्पल भी पहन के आए घर से, वो सारी की सारी चीजें हमको किस में माननी है? दहेज में माननी है। ऐसा मत कर, ठीक है। इस परिपाटी को थोड़ा समझिए। और वो स्त्रीधन होता है, दहेज अलग माइंडसेट से होता है, दहेज डिमांड के साथ होता है। दहेज पहले से डिसाइड हो जाता है, शादी के वक्त होता है कि हम इतनी इतनी संपत्ति आपको देंगे, ठीक है। वो संपत्ति जो है वो दहेज कहलाएगी। मैं समझता हूं कि आपने ये चीज अच्छे से समझी है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं अब जो आईपीसी की धाराएं थी वो जो पहले भी हमने लिखी है, दहेज हत्या,
उसको वापस अपन लिख लेते हैं इसी पोर्शन में। दहेज हत्या, ये धारा किसकी, आईपीसी की धारा 304 बी। ठीक है, दहेज हत्या क्या होती है, इसमें ये प्रावधान है। ठीक है, हर लड़की की, हर विवाहिता की मौत दहेज हत्या नहीं होती, इस बात को आप समझते हैं। ठीक है, समाज में कई बार क्या होता है कि झूठी खबरें भी चलती है। जितना इन अधिनियमों का उपयोग हो रहा है, कुछ स्तरों पर इनका दुरुपयोग भी हो रहा है, लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आप कड़वी सच्चाइयों को भी साथ साथ में समझते रहें, पर एग्जाम के लिए हमको तो कानून पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दहेज हत्या क्या है, 304 बी है, इसमें है यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर, 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और यह साबित कर दिया जाता है कि उसकी मौत दहेज के लिए प्रताड़ना से हुई है, तो इसे दहेज हत्या कहा जाएगा। ठीक है, ये लाइन आप लिख लीजिए। यदि किसी लड़की की शादी के 7 साल के भीतर, मतलब कि अगर मान लो किसी विवाहिता की शादी के 10 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वो दहेज हत्या का नहीं मानेगा, क्योंकि फिर 10 साल एक लंबा गैप होता है। ठीक है, तब वो परिवार में घुल मिल चुकी होती है, सब दोनों पक्ष एक दूसरे की स्थितियों को अच्छे से जानते हैं। एक लिमिट हमने लगाई, कानून ने लगाई 7 साल। अगर शादी के 3 साल बाद में किसी विवाहिता की असामान्य परिस्थितियों में, सामान्य मौत नहीं, रोड पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, तो ये नेचुरल डेथ है, मतलब इसमें शक नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी परिस्थितियां कि अचानक डेथ हो जाए, ना वो बीमार हो, किसी बीमारी की वजह से भी नहीं, किसी अन्य दुर्घटना की वजह से नहीं, अगर वो उसके घर में, उस कमरे में आग लग जाए, वो मर जाए, तो ये असामान्य परिस्थिति है। इस पर शक किया जा सकता है कि शायद कुछ गड़बड़ थी, तो वो असामान्य परिस्थिति। तो शादी के 7 साल के भीतर अगर असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है, तब तो शक किया जाएगा, और ये साबित हो जाता है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग की, डिमांड रखी, उसको प्रताड़ित किया, उसकी वजह से उसकी मृत्यु होगी, तो वो दहेज हत्या कहलाएगी। अब इसमें सजा कितनी होगी वो भी लिख लेते हैं। आगे लिख लो, हेडिंग लगा इसमें, इसी के अंदर लिख लो तीर बना के। सजा कितनी है इसमें, 7 वर्ष से कम से न्यूनतम कितनी है, न्यूनतम 7 वर्ष से कितनी हो जाएगी, आजीवन कारावास। तो दहेज हत्या में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, कम से कम 7 वर्ष की तो होगी ही होगी। अगर दहेज हत्या का जुर्म साबित हो जाता है उसके ससुराल वालों पर, या जिसने भी उसके जो जुर्म किया, तो उसको 7 साल तक की सजा होगी, ये तय है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। और अगली लाइन लिखनी है, दहेज लेना देना और दहेज दिलवाना, ये सब क्या है, ये अपराध है। ठीक है, दहेज देना जितना अपराध है, ठीक है, तो दहेज लेना भी क्या है, अपराध है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से दहेज निषेध अधिनियम के तहत कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन से कार्य अपराध है, तो याद रख लेना। नंबर 1 दहेज लेना,
दहेज देना, ठीक है, दहेज लेना, दहेज देना, दहेज के लिए उकसाना, ठीक है, और तीसरा दहेज के लेन देन में सहयोग करना, दहेज के लिए उकसाना, ये सभी क्या है, सभी अपराध है। ये आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं है। तो हो सकता है आप सोचें कि दहेज देना वो तो बेचारा मजबूरी में देता है, उसको अपराध कैसे, लेकिन दहेज देना भी, लेना तो है ही ऑटोमेटिक, आपको याद रहेगा, दहेज देना है ना, ये भी अपराध है। लेना देना दोनों, जो बिचौलिया होता है, जो उनके रिश्ते करवाता है और सेटिंग करवाता है कि ठीक है इतने लाख में मामला सेट है, तो वो भी क्या है, अपराध है। उन बिचौलियों को भी सजा होगी। और शादी के बाद फिर और दहेज के लिए उकसाना या फिर दहेज के लिए प्रेरित करना, ये वाला भी क्या है, अपराध है। तो इस बात को आप याद रखोगे। और इनकी सजा, ये थोड़ा सा मैं इसमें बाद में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, अधिकतम 10 साल की, 6 माह से 10 साल तक की सजा है। 6 महीने से लेकर 10 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान किया गया। और 10,000 रुपये जो है इसमें जुर्माने की व्यवस्था की गई है। ये दहेज के बारे में हमने पढ़ा। ये दहेज प्रथा के संबंध में महिलाओं की को कौन कौन से प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ये हमने डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो आप इसमें सन याद रखेंगे, दहेज की परिभाषा जो मैंने आपको इतना लंबा बताया वो सब तो समझने की बातें, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। दहेज कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन जो लिखाया बोर्ड पर वो एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से इस वाले पोर्शन से एक सवाल 100% आना तय है। तो दहेज के संबंध में एक तो ये सवाल बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा दहेज नहीं है, तो आपको याद करना है 6 भी दहेज है, ठीक है। तो दहेज लेना भी दहेज है, दहेज को देने वाला भी अपराधी है, उसके उनके बीच सेटलमेंट करवाने वाला, सहयोग करने वाला वो भी अपराधी है, और दहेज के लिए उकसाने वाला भी अपराधी है। याद रखिएगा, ये सभी अपराध है, ये इनकी सजा होगी, ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे। तो हम दहेज तक पहुंच गए हैं, और भी अधिनियम है, उनको अपन अगली क्लास में करेंगे। तो महिलाओं के संबंध में अपराधों में हम चौथे कानून तक पहुँचे, जो दहेज कानून है, यहाँ तक हम पढ़े। अगली क्लास में अपन बाकी के दूसरे जो कानून जो महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, महिलाओं के संबंध में होने वाले अपराधों के बारे में और उनके निराकरण के बारे में बात करते हैं, उनको देखेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।